से भूमि पर नहीं सोऊंगा। ओ, गुरुदेव के पास तो ये खटिया है। गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए। अब मैं इस पर विश्राम करूंगा। राजकुमार कर्ण, ये शिष्यों के लिए नहीं है। हाँ जानता हूँ, पर अब ये मेरे पास है तो मेरी है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ता है, उसी प्रकार कर्ण भी बड़ा होता गया। चंद्रमा तो बड़ा होकर अपने प्रकाश से धरती को प्रकाशित करता है, किंतु कर्ण उसके विपरीत अपने बढ़ते दुर्व्यवहार से सभी को चिंतित और दुखी कर रहा था। ऋषि कपिल तक जब इसकी सूचना पहुंची तो वो बहुत चिंतित हुए, किंतु उनकी पूजा में इतनी शक्ति थी कि उनकी चिंता हरने स्वयं प्रभु चिंतामणि आ गए। प्रभु, भक्त आपसे वरदान पाकर अपने वरदान का सदुपयोग करना भूल जाते हैं, अपने दायित्व को भुला देते हैं। प्रभु, महाराज अभिजीत और महारानी गुणवती ने आपके आशीर्वाद से पुत्र को तो प्राप्त कर लिया, परंतु अपनी संतान को संस्कार सिखाना भूल गए। जो माता अपनी संतान को शिक्षा न दे सके, वह माता नहीं, उसकी शत्रु है। जो पिता अपनी संतान को उसका कर्तव्य न सिखा सके, तो उसका बैरी है। प्रभु, कर्ण इतना बिगड़ चुका है कि सभी मुझसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। हस्तक्षेप तो आपको करना ही होगा ऋषिवर। प्रभु, राम प्रभु, कितने अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ प्रभु। मैं आपके भोग के लिए थाल तैयार ही कर रहा था। तो विलंब किस बात का, भोग करवा दीजिए ऋषिवर। अवश्य प्रभु, अवश्य। यह तो मेरा परम सौभाग्य है। लीजिए प्रभु। ऋषिवर मेरी भक्ति में इतने खो गए कि छिलके और फल का भेद ही भूल गए। आपके लिए और है प्रभु, आपके लिए और है। ये मैंने क्या कर दिया प्रभु? आपको फल के स्थान पर छिलका खिला दिया और वो छिलका अपने आनंद के साथ ग्रहण कर लिया प्रभु। भक्ति भाव से भक्त जो देते हैं वो मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। अपने भक्त के प्रति आपकी यह दया भावना अद्भुत। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, आपकी लीला अद्भुत। अवश्य, और मेरी अगली लीला में आपका भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। राजकुमार कर्ण को लेकर आपकी चिंता इसी आश्रम में दूर होगी। आपके हस्तक्षेप से न केवल उसके माता पिता अपनी भूल समझेंगे, अपितु स्वयं राजकुमार कर्ण भी दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जताने की बुरी लत को छोड़ देगा। महाराज, मैं पूजा करने गया था महाराज, तभी आपके पुत्र राजकुमार कर्ण वहां पहुंच गए। मंदिर में भोग चढ़ावा जो भी था उसे ले गए, अपने मित्रों में बांट दिया महाराज। मैं और मेरा परिवार उसी पर निर्भर हैं। अब मैं क्या करूं? महाराज, मेरे हर फल को राजकुमार कर्ण ने झूठा कर दिया है। अब उन्हें कौन खरीदेगा महाराज? और अब मेरे परिवार वालों को मैं क्या खिलाऊंगा महाराज? महाराज, इतने श्रम के साथ मैंने मटके बनाए थे, किंतु आपके पुत्र राजकुमार कर्ण ने अपने मित्रों के साथ उन्हें अपने अभ्यास के लिए प्रयोग में ले लिया। उन पर लक्ष्य लगाकर मेरे सारे मटके फोड़ दिए। महाराज, आपका पुत्र राजकुमार कर्ण अपनी टोली के साथ मेरे दुकान पर आए और जितने भी समूल्य आभूषण उन्हें पसंद आए, सब के सब बिना उनका मूल्य चुकाए ले गए। अब आप ही बताइए, इस राज्य में व्यापार कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी गुरुकुल में उसकी शिक्षा संपन्न होने में समय शेष है।
वैसे भी वो हमारा पुत्र है, वो राजकुमार है। उसे भला किस बात की कमी है? सब कुछ है उसके पास। ये राज्य और ये राजभवन सब उसी का तो है। तभी तो आपका पुत्र अपने राजभवन लौट आया। और वैसे भी एक होने वाले राजा की शिक्षा उस गुरुकुल में कहाँ हो सकती है? वो तो राजभवन में ही संभव है। ये सब मेरे मित्र हैं पिताजी। इन्हें भी गुरुकुल नहीं भाया तो हम सब एक साथ यहां पर आ गए। अब मैं इन्हें सिखाऊंगा और जब मैं राजा बनूंगा तो ये होंगे मेरे सेनापति। नहीं पुत्र, न वो उचित है जो तुमने किया और न वो जो तुम करने की सोच रहे हो। तो क्या ये उचित है? आपका पुत्र राजकुमार कर्ण ये राजसी सुख त्याग कर भूमि पर सोए, साधारण वस्त्र पहने। मां, अब अनुमान भी नहीं लगा सकती कि हम सब कितने कष्ट में रह रहे थे। तुम चिंता मत करो पुत्र, अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था इसी राज्य भवन में कर देंगे। महाराज, आप केवल पुत्र के ही नहीं, थोड़ी चिंता आपकी प्रजा की भी कीजिए। देखिए, सत्य आपके सामने है। पुत्र, राजकुमार हो तुम, राज्य के युवराज हो, मेरे उत्तराधिकारी हो। तुमसे ये आशा नहीं की थी। ये प्रजा, ये राज्य सब तुम्हारे ही तो है, और फिर तुम्हें किसी से कुछ छीनना शोभा नहीं देता। तो पिताजी, जो मेरा है उससे छीनना क्या? बचपन से लेकर आज तक इस राज्य भवन में जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। यही मेरा स्वभाव है और आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं। और यदि मैंने कुछ छीन भी लिया तो क्या हो गया पिताजी? आप लोगों की जो भी हानि हुई है उसका मूल्य मैं चुकाऊंगा। मंत्रीवर, इन्हें उचित स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। जी महाराज। महाराज, यदि इतना ही होता तो हम सह लेते, हम यहाँ आते भी नहीं। किंतु ये और इनके मित्र मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। हमारे राज्य में स्त्रियों का अपमान ये कैसे सहे? महाराज, जो वस्तुओं की हमारी क्षति हुई है उनकी तो आप भरपाई कर देंगे, किंतु इन बस, राजधर्म के विपरीत आचरण है तुम्हारा। अपनी ही प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद यहाँ लौटने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? शांत पिताजी, शांत। आपकी आयु में इतना क्रोध नहीं करते। कहीं उच्च रक्तचाप से मस्तक की कोई धमनी फट गई तो आपके प्राण चले जाएंगे। पिताजी को शांत किया तो आप तमतमा उठी। ये हो क्या गया है आप दोनों को? इतना कैसे बदल गए आप दोनों? हमें तो लगा तुम बदल रहे हो, अपने कर्तव्यों को समझ रहे हो। किंतु तुम्हें जिस प्रजा की रक्षा करना चाहिए तुम उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हो। तो क्या हो गया? बचपन से लेकर आज तक जो चाहा वो छीनता ही तो रहा हूं मैं। तब तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। आज ऐसे अचानक आप दोनों को क्या हो गया जो इतना क्रोधित हो रहे हैं आप? हाँ, गलत था तो पहले भी गलत रहा होगा ना। पहले हो या अब, गलत और सही तो नहीं बदल जाता ना। और अब तो ये मेरे व्यवहार में रच बस गया है। मुझे तो यही सही लगता है। बचपन में हर माता पिता अपनी संतान से लाड़ दुलार करते, उसे खेलने कूदने का अवसर प्रदान करते, थोड़ी उद्दंडता भी सहन कर लेते। परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो अपना स्वभाव ही बना ले। अब तुम बड़े हो गए हो, शीघ्र ही अपने राज्य का दायित्व संभालोगे। ये तो तुम्हें सीखना ही होगा कि राजा का धर्म अपनी प्रजा को देना होता है, ना कि उससे छीनना।